तो सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश की, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वैसे ऑनलाइन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सुविधा मिल जाती है किसी ना किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए इतना मटेरियल नहीं मिलता है। तो हम आज 12th क्लास के लिए जनरल इंग्लिश का एक फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेसन 1, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बात और मैं बता दूं कि हमें तब तक ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस का और मोबाइल का यूज़ करना होगा जब तक कि स्कूल रीओपन नहीं हो जाते हैं। और ये साल कुछ ऐसा ही निकलना है, क्योंकि बीमारी है, कभी स्कूल खुल भी जाए तो हो सकता है कि कभी फिर से किसी कारणवश किसी क्षेत्रीय स्कूल को बंद किया जाए, या हो सकता है सभी को। तो इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से ही तैयारी करेंगे अपने आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 10-12 तो बोर्ड है और उनके लिए उतना टाइम भी नहीं है कि वो अब और ज़्यादा स्कूल खुलने का इंतज़ार करें। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए अब हम अपनी पढ़ाई के ऊपर ही आते हैं। लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करके रखें, और यदि किसी के पास बुक अभी भी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए ये मैंने सुविधा कर रखी है कि वो स्क्रीन पे ही देख ले, समझे अच्छे से, और कोई चीज़ उसको लगे कि उसके पास ये नहीं है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन फर्स्ट। अपने पास पेंसिल रखे, बुक है तो उसका मीनिंग भी लिखते जाए, है ना, जैसे हम अपनी क्लास में पढ़ते थे, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही चलेगा। सिर्फ इसमें यह है कि हमें मोबाइल के माध्यम से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसका मीनिंग क्या है लेसन के नाम का, कि लॉर्ड यानी ईश्वर, भगवान, कि हे ईश्वर मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए, है ना। इसके कवि ने जो ये पाठ का नाम दिया है कि हे ईश्वर मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए, यही इसकी मेन थीम भी है, मेन उद्देश्य भी यही है कि हम ध्यानपूर्वक सुनते ही नहीं हैं, है ना। ध्यानपूर्वक सुनना आए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक पूरी कविता एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है। तो इसमें जो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रस्तावना प्रश्न लिखा हुआ है ऊपर ही, कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली, है ना। ये दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण। टू स्पीक इफेक्टिवली मतलब कि प्रभावकारी रूप से बोलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और टू लिसन अटेंटिवली या फिर ध्यानपूर्वक सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम दो ही काम करते हैं, या तो प्रभावशाली रूप से बोलते हैं या फिर ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी ऊपर की जानकारी देने के लिए ज़रा सा प्रश्न दिया है। और एक और ये भी है कि whom should we listen to and how, कि हमें किसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और कैसे, है ना। हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे मस्तिष्क तक जाती है हमारी आंखों के माध्यम से, जो भी हम आसपास ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, ध्यान देते हैं। तो हमें किसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और कैसे, ठीक है ना। तो इसमें दो वर्ड अपनों को मेन अंडरलाइन करके लिख लेना, कि इफेक्टिवली मतलब प्रभावकारी, और अटेंटिवली मतलब ध्यानपूर्वक सुनने की बात हो रही है। इसमें हम जानते हैं कि सुनना हियर को भी कहते हैं, HEAR, लेकिन लिसन ध्यानपूर्वक सुनना, कि आप लिसन करें। तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से पर्यायवाची शब्द ही हैं। अब हम देख सकते हैं, ये एक तस्वीर दी है कि हम किसी विशेष धर्म के ईश्वर से ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। भगवान एक है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। तो प्रार्थना की जा रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए। तो इसमें पोएम हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं ज़रा सी बेसिक जानकारी दे दूं कि इसमें 4 स्टेंजा दिए हुए हैं, और चारों स्टेंजा में ईश्वर ध्यानपूर्वक सुनने की प्रार्थना कर रहा है। अब वो अलग अलग व्यक्तियों को सुनने की प्रार्थना कर रहा है, 4 अलग अलग व्यक्तियों को सुनने की वो प्रार्थना कर रहा है। तो ये 4 वो कौन कौन है, तो उन
चारों को वो एक एक करके एक एक स्टेंजा में समझा रहा है। तो हम करते हैं पहला स्टेंजा, ध्यान दे सभी अपनी बुक में या फिर स्क्रीन पे, कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, कि हे ईश्वर मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए वे जो मेरे अत्यधिक करीब हैं। नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब करीब है ना, नियरेस्ट मतलब अत्यधिक करीब, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे करीब, कि जो मेरे सबसे करीब है आप मुझे उनको ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए। अब ये कौन कौन है अत्यधिक करीब, तो उनके बारे में लिखा है, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, कि मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे जो साथी कार्यकर्ता हैं, मैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुन सकूं, ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है। यही हमारे करीबी होते हैं, या तो हम परिवार के साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं, या तो दोस्तों के साथ, या फिर कोई जॉब कर रहे हो तो साथी कर्मचारी है ना, इन्हीं के साथ हम अपना टाइम ज़्यादा देते हैं, तो यही अपने ज़्यादा करीबी होते हैं। इसके अलावा और क्या कहता है कवि, कि हेल्प मी टू बी अवेयर, कि आप मुझे सहायता करें जागरूक होने में, कि आप मुझे जागरूक होने में मेरी सहायता करें, और नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। और वो ये कहता है कि वो नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर, कि जो कुछ भी मैं सुनूं उससे मुझे एक ही संदेश मिले, उससे मुझे एक ही संदेश मिले, और वो संदेश क्या हो, कि मुझे आप स्वीकार करें जैसा भी मैं व्यक्ति हूँ, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना है ना, ये दो एक्सेप्ट होते हैं, तो ये जो एक्सेप्ट के स्पेलिंग है इसका मतलब है स्वीकार करना, कि आप मुझे स्वीकार करें और मुझे सुने, लिसन टू मी, है ना। वो ये प्रार्थना कर रहा है कि वो जो भी सुने तो उससे उसको एक ही संदेश मिले, कि आप मुझे स्वीकार करें और मुझे सुने। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अगर ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, तो उन तक हमारा संदेश पहुंचेगा कैसे। तो इसीलिए ये जरा सी नीचे लाइन में क्लियर किया गया है कि आप मुझे ध्यानपूर्वक सुने और मुझे स्वीकार करें। तो हम इस ही स्टेंजा को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंग्लिश में तो दिख ही रहा है, हम पढ़ लेंगे एक बार और, मैं इसको हिंदी में एक बार और आपको समझा देता हूँ, कि हे ईश्वर मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए उन्हें जो मेरे अत्यधिक करीब हैं, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे साथी कार्यकर्ता, और मुझे आप जागरूक होने में मेरी मदद कीजिए, और जो कुछ भी मैं सुनूं उससे मुझे एक ही संदेश मिले, कि आप मुझे स्वीकार करें और मुझे सुने। तो ये एक पहले स्टेंजा में कवि ने देखे विशेष 4 स्टेंजा है, और उसमें से पहले स्टेंजा को कैसे हम पहचान पाएंगे, कि सबसे पहले वो अपने करीबी लोगों को सुनने की प्रार्थना कर रहा है ना, नियरेस्ट मी। इस पर विशेष गौर करें, ये पोएम के एक्सट्रैक्ट जो पद्यांश होते हैं उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, पूछा जाता है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी होता है, काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये आप अच्छे से समझ लें। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कहीं भी नोट डाउन करते रहें कि आपके ये डाउट्स हैं, और उसको आप मुझे पर्सनली फिर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके भी। सेकेंड स्टेंजा दिया हुआ है, पहले में तो उसने पूछ लिया कि हे ईश्वर मुझे अपने करीबी लोगों को सुनना सिखाइए, अब वो प्रार्थना कर रहा है अगले स्टेंजा में। देखते हैं, बुक में ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, पेंसिल साथ में हो, मीनिंग लिखते रहिएगा, कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, है ना। वो कह रहा है कि ईश्वर मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए, किसे, टू दोज फार फ्रॉम मी, कि वे जो मुझसे दूर हैं, फार यानी दूर, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि पद्यांश में पूछा जाता है कि पहले स्टेंजा में क्या था, नियरेस्ट, कि करीबी, और यहाँ पे वो कह रहा है फार, यानी जो मेरे से दूर के लोग हैं मुझे उनको ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं, एंटोनियम है, विलोम शब्द है ना। ये पूछा जाएगा एक्सट्रैक्ट में, मैं आपको अभी ध्यान दिला दूँ। तो ये फार और नियरेस्ट एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और दूसरे में स्टेंजा में जो वो कह रहा है कि दूर के लोगों को सुनना सिखाइए, तो अब ये दूर के लोग कौन हैं, है ना। हम कहते हैं करीबी हैं, तो अब दूर के कौन हैं, तो ये उसने अगले 3 लाइनों में बताया है पोएम की, कि द विस्पर ऑफ विस्पर यानी धीमी आवाज़, है ना, धीमी आवाज़ जो हम तक नहीं पहुंचती है,
और ये किसके धीमी आवाज़ है? होपलेस, जो निराश लोग हैं। हम होप यानी आशा और होपलेस यानी निराशा। जो निराश लोग हैं वो निराश लोगों की जो धीमी आवाज़ है, जो खुद को हमसे दूर समझते हैं, जो हम तक अपनी दुख तकलीफ़ें नहीं पहुंचाते हैं। तो द विस्पर ऑफ द होपलेस, उन निराश लोगों की जो धीमी आवाज़ है, मैं उनको ध्यानपूर्वक सुन सकूं, है ना। इसमें एक हम ये भी एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने से दूर के व्यक्ति नहीं, इस समाज से दूर के व्यक्ति को भी सुनना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उन्हें भी ध्यानपूर्वक सुन सकूं। अगली लाइन में कहा है द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन। तो फॉरगॉटन मतलब भूले हुए लोग, जो भूल चुके हैं जिन्हें हम, है ना। और प्ले यानी दलीलें, है ना, दलीलें, या फिर हम कह सकते हैं जो एक और शब्द अभी याद नहीं आ रहा है, द प्ले ऑफ द फॉरगॉटन, है ना। जो दलीलें हैं, जो बातें हैं फॉरगॉटन, भूले हुए लोगों की, तो हम उन्हें ध्यानपूर्वक सुन सकें। भूले हुए लोग मतलब जो हमसे समाज से कट के रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं, है ना, जो हमें करीब आता देखते भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो फॉरगॉटन जिन्हें हम भूल चुके लोग, है ना, जिसको समाज एक तरह से दूर ही रखता है। चिंतित, है ना, ये शब्द आपने सुना भी होगा 10th के लेसन और स्टेरी ऑफ 5th लेसन में। तो द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड यानी चिंतित, क्राई मतलब चीखें, है ना, कि हम उन चिंतित लोगों की चीखें भी सुन सकें। तो इसमें उसने कवि ने दूर के 3 तरह के लोगों के बारे में बताया है जिसको हमें सुनना सीखना है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। एक तो होपलेस है, एक फॉरगॉटन है और एक एंग्विश्ड है ना। कौन कौन 3 जने दूर के? एक जो निराश लोग हैं, एक जो भूले हुए लोग हैं और एक जो चिंतित लोग हैं। तो हम इस स्टेंजा को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि कहीं कुछ डाउट रहा हो तो वो क्लियर हो जाए, है ना। इंग्लिश में तो आप पढ़ ही सकते हैं, हिंदी में बता देता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए उन्हें जो मुझसे दूर हैं। निराश लोगों की जो धीमी आवाज़ है मैं उसे ध्यानपूर्वक सुन सकूं, मैं भूले हुए लोगों की दलीलें सुन सकूं, और जो चिंतित लोग हैं मैं उनकी चीखें सुन सकूं। तो इस तरह से वो दूर के लोगों को सुनने की प्रार्थना कर रहा है। और वैसे आप गौर करेंगे तो हर स्टेंजा में आपको इसकी पहली लाइन में टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जो कि पोयम का ही नाम है, मेन थीम है, मेन इसका टाइटल है, तो वो इसमें दिख ही रहा है। तो इससे आप ये भी पहचान सकते हैं कि यह सारे स्टेंजा अपने फर्स्ट लेसन के। इसके बाद 3rd स्टेंजा आप देखेंगे बुक में अगले पेज पे कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। मैंने आपको पहले ही बताया था 4 स्टेंजा और वो 4 अलग अलग जनों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कवि। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, अब वो कह रहा है माई सेल्फ यानी स्वयं को, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि स्वयं को एक तरह से वो सुनने की प्रार्थना कर रहा है। अब स्वयं को कैसे कोई सुनने की प्रार्थना कर सकता है? हमें खुद की बातें तो पता ही होती है, चाहे वो मन में हो। तो मतलब कि हम अपने ही भीतर की आवाज़ को कई बार दबा देते हैं, हमें अपने ही ज्ञान को हम आगे आने नहीं देते हैं, है ना। कुछ बातें हमारे मन में होती है जो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है, जिसको हम आगे आने से वंचित रख देते हैं। तो किस तरह से वो भी इस पोएम की अगली 3 लाइनों में बताया है कि हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, कि आप मुझे मदद करें मुझे कम भयभीत होने में, है ना। अफ्रेड होना मतलब डरना, अफ्रेड होना यानी डरना, अफ्रेड। स्पेलिंग देखें अच्छे से, उस स्पेलिंग अपनों को लग सकता है कि कुछ अलग हो, लेकिन स्पेलिंग पे अपनों को भी विशेष फोकस करना है कि आप मुझे कम भयभीत होने में मेरी सहायता करें। और आगे लिखा है कि टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, ताकि मैं विश्वास कर सकूँ, ट्रस्ट कर सकूँ यानी विश्वास कर सकूँ उस वॉइस पे, उस आवाज़ पे जो मेरे अत्यधिक भीतरी क्षेत्र में है, मेरे भीतरी मन में है ना। डीपेस्ट पार्ट में, जो मेरे अत्यधिक गहराई में है। डीपेस्ट यानी जो गहराई में, सबसे जो हमारे मन की गहराई में है, उस आवाज़ को हम सुन सकें। और ये मन की गहराई वाली कौन सी आवाज़? यानी कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़, है ना, जो हमारी अंतरात्मा कहती है। हम कई बार
उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं और अपने दिमाग की बुद्धि लगाते हैं, है ना। तो उस हिसाब से वो ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे आप ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए, स्वयं को मुझे आप मदद कीजिए कम भयभीत होने में, ताकि मैं उस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे विश्वास कर सकूं जो मेरे अत्यधिक गहराई में बसी हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार फिर मैं बता दूँ कि आप मुझसे पर्सनली कभी भी व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। 3 स्टेंजा हो चुके हैं। पहले में उसने कहा था कि सबसे नियरेस्ट को ध्यानपूर्वक सुनना है। इसके बाद उसने दूसरे में कहा है कि मैं ध्यानपूर्वक सुन सकूं दूर के लोगों को। तीसरे में उसने कहा है कि मैं स्वयं को ध्यानपूर्वक सुन सकूं। और इसके बाद 4th स्टेंजा, इसमें हम देखते हैं कि अब ये किससे प्रार्थना कर रहा है, किसकी आवाज़ सुनने की प्रार्थना कर रहा है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर यूर वॉइस। क्या कह रहा है वो? फॉर यूर वॉइस, कि हे ईश्वर, मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए आपकी आवाज़ को, है ना। ईश्वर की आवाज़ को सुनने की प्रार्थना कर रहा है इस बार में। तो किस तरह से और कब कब वो ईश्वर की आवाज़ को सुनने की प्रार्थना कर रहा है? देखो, ईश्वर, हम कितनी प्रार्थना करें, ईश्वर की आवाज़ आती नहीं है, लेकिन एक संकेत ज़रूर मिल जाता है ना। हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हम अपनी अज्ञानता की वजह से कई बार पहचान नहीं पाते। तो हम फिर भी देखते हैं कि पोइट किस तरह से अपने इस पोयम में ईश्वर की आवाज़ को सुनने की प्रार्थना कर रहा है। तो अगले 3 लाइनों में इसका वर्णन है कि इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, कि है मैं आपको सुन सकूँ आपकी आवाज़ को, कि चाहे मैं कितना ही बिजीनेस हूँ, बिजी मतलब तो हम समझते हैं व्यस्त, कि चाहे मैं कितना ही व्यस्तता में हूँ या फिर कितना ही बोर्डम हूँ, बोर यानी कि एकदम बोर हो रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, है ना। चाहे मैं कितना ही व्यस्त हूँ या चाहे कितना ही फ्री हूँ, मैं उस टाइम पे भी आपकी आवाज़ को सुन सकूँ, है ना। ऐसा नहीं कि हम परिस्थिति को दोष दें कि मैं तो ये व्यस्त था इसलिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन हम एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे ध्यानपूर्वक आपकी आवाज़ को सुनना सिखाइए। और क्या, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, कि चाहे मैं कितना ही सर्टेनिटी यानी कितना ही निश्चितता में हूँ या फिर डाउट में यानी कितना ही संदेह में हूँ, है ना। इन सर्टेनिटी, सर्टेन यानी निश्चित और सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, मीनिंग लिखते जाएं, है ना, हर बार ऐसा बार बार समझाने की ज़रूरत ना पड़े। इन डाउट, डाउट यानी संदेह, कि मैं कितना ही निश्चितता में हूँ या कितना ही डाउट में, संदेह में हूँ। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, कि चाहे मैं कितना ही नॉइस, कितने ही शोर वाले क्षेत्र में हूँ या फिर कितने ही शांत वातावरण में हूँ। और आखिरी में फिर से कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, कि हे ईश्वर, इन सभी परिस्थितियों में आप मुझे खुद को मुझे सुनना सिखाइए, है ना। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेंजा हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए आपकी आवाज़ को, चाहे मैं कितना ही व्यस्त हूँ, चाहे कितना ही फ्री हूँ, बोर्डम हूँ, चाहे मैं कितना ही निश्चितता में हूँ या कितना ही संदेह में हूँ, चाहे मैं कितने ही शोर वाले क्षेत्र में हूँ या फिर कितने ही शांत वातावरण में हूँ। हे ईश्वर, आप बस मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखा दीजिए। ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं चारों स्टेंजा में, चारों अलग अलग व्यक्ति। एक बार हम रिपीट कर लेते। पहले में वो कह रहा है नियरेस्ट यानी करीबी, दूसरे में कह रहा है फार यानी दूर के लोगों को, तीसरे में बता रहा है कि हे ईश्वर, मुझे आप स्वयं की आवाज़ को सुनना सिखाइए, और आखिरी में वो कह रहा है कि मैं आपकी आवाज़ को यानी ईश्वर की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनने की वो प्रार्थना कर रहा है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होती है पोएम। और इसके लास्ट में जो इस पोएम के पोइट हैं, है ना, पोइट यानी कवि, तो वे हैं कौन? एनोनिमस। इसमें आप क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। ANONYMOUS, है ना। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, ANONYMOUS, एनोनिमस। एनोनिमस कोई इसका कवि नहीं है। एनोनिमस कहते हैं अज्ञात को। अज्ञात मतलब कुछ कविता ऐसी होती है जो बहुत अच्छी लिखी होती है, किसी की रचना होती है, लेकिन वो एक गुप्त पोयम होती है जो पता नहीं किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसको हम अज्ञात का नाम दे देते हैं। तो एनोनिमस यानी अज्ञात, पता नहीं किसने लिखी है, लिखी तो है ना। तो एनोनिमस। एक्सट्रैक्ट में पोयम पद्यांश में कभी पूछा जाए तो हम यही जवाब देंगे कि इसका पोइट कौन है? एनोनिमस, ठीक है ना। तो ये हम
याद रखें, पोएम का नाम, पोइट का नाम, कविता की लाइनों को देख के हम पहचान सके कि ये कौन से पार्ट की है। अब इसमें कुछ अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में बताया गया है, और जो चीज़ें अपनों ने पोएम की लाइनों के माध्यम से पढ़ी हैं, समझी हैं, तो बस उसी को यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में समझाया है ताकि हम उसको विस्तार से अच्छे से समझ सकें। तो इसकी सुविधा के लिए ये आपका स्वयं का कार्य है कि आप इसको पढ़ें, अच्छे से समझें, मीनिंग निकालें इन शब्दों का, क्योंकि हमने पोएम को अच्छे से समझ ही लिया है। बस उसी को थोड़ा सा विस्तार से समझाया गया है यहाँ पे। इसमें जो भी बताया गया है अबाउट द पोएम में, वो हम देख सकते हैं कि इससे जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे इस लेसन के, तो उसके आंसर्स में आपको इन शब्दों का यूज़ कहीं ना कहीं मिलेगा। इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने इसमें दे दिया है ताकि आप स्वयं को कोई दिक्कत ना आए इसको पढ़ने समझने में, और स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। जहाँ भी आपको लगे कि ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका स्वयं का होमवर्क रहेगा कि आपको ये अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में जो जो बताया है इसको खुद समझना है, पढ़ना है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पोएम जो है अपना फर्स्ट लेसन टेक्स्ट बुक में, उसमें दो ही चीज़ें मेन हैं बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, कि या तो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और या फिर एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि पद्यांश, कविता के जो पद्यांश होते हैं, कविता की लाइनें आएंगी और उससे पूछे गए पद्यांश होंगे। क्वेश्चन आंसर दो दो नंबर में आते हैं, और पोएम के जो पद्यांश है वो एक कविता की जो लाइनें दी होंगी उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे तो 7 क्वेश्चन आंसर हैं, 7 क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। तो ये मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम स्पष्ट फटाफट बता देता हूँ कि हम अपनी फेयर कॉपी लें जो हम बनाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे बनाना। उस कॉपी में आगे के 3-4 पेज छोड़ दें जहाँ पे हम इंडेक्स बनाएंगे, है ना। इंडेक्स भी हाथों हाथ बनाते जाएं, इंडेक्स हम जानते हैं कि कैसा बनता है। आगे सीरियल नंबर डालेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये लेसन 1 है और ये इस पेज नंबर पे है। ठीक है, वो तो हम जानते हैं आगे, इसलिए फिर भी कम पड़ेगी वो जगह, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3-4 पेज छोड़ दें। उसके बाद लेसन 1 स्टार्ट करें। लिखने में कॉपी में क्या करना है, फेयर कॉपी में लेसन 1 डालना है, लेसन का नाम लिखना है, उसके बाद पोइट का नाम लिखना है एनोनिमस, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने लिखना। क्वेश्चन आंसर कौन से होंगे, तो ये दिए हुए हैं, आंसर सहित हैं। तो ये आप सिर्फ इंग्लिश में लिखे, हिंदी थी तो आपकी सुविधा के लिए कि आप पढ़ के समझ भी सकें। हम जब इनको याद करने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तब हम इनको अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझते हुए विस्तार से याद भी करेंगे। ठीक है ना, तो हम इनको ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। अब इसमें टोटल कितने दिए हैं आप देख लें, 7 क्वेश्चन आंसर हैं, है ना, 7 दिए हुए। तो इन 7 में से आपको फेयर कॉपी में कितने लिखना है ये मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिखने का काम भी हाथों हाथ चलता रहे। इसमें सिर्फ आप 4th वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी लिखना है ना। ये 4th वाला कौन सा है मैं पढ़ दूँ, डाउट नहीं हो, कि व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। ये जो 4th वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाले को आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसको हम आगे याद भी नहीं करेंगे। देखो सब कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता है, एग्ज़ाम में सिलेक्टेड चीज़ें आती है, और सब कुछ पढ़ने से, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना है अपनों को, है ना। अपने पास टाइम भी कम है, हमें स्कूल आने की सुविधा भी अभी तो नहीं है, हो सकता है कम ही मिले, तो इसलिए इसी तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और ये कॉपी में जो बताया है कम से कम ये ज़रूर कंप्लीट कर ले क्वेश्चन आंसर्स को। इसमें अब बचा क्या है, पहले लेसन में कि पोएम के एक्सट्रैक्ट बचे हैं, है ना, पद्यांश बचे हैं, तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और जल्द ही दूसरी वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपका सिलेबस बराबर कवर होता रहे। तो ये क्वेश्चन आंसर आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें। कोई अभी भी जो कोर्स नहीं लाया है तो उनको संपर्क के माध्यम से बताया जा रहा है, और लाना बाकी भी हो तो वह जल्द से जल्द ले आएँ। ये वीडियो हम YouTube पे भी डालेंगे,
है ना, यूट्यूब चैनल का नाम वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप कहाँ से ये सभी वीडियोस पूरी वापस से देख भी सकते हैं। व्हाट्सअप किसी के पास जियो वाला मोबाइल है, हो सकता है डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर नेटवर्क नहीं मिल रहा हो, तो इसलिए हम इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे और यूट्यूब के बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो ये इंग्लिश का है, इसी तरह से आपको दूसरा सब्जेक्ट के भी वीडियोस या फिर मटेरियल मिलता रहेगा पढ़ाई के लिए। इसलिए कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे नंबर जानते ही हैं, हमसे पूछ लें। किसी के पास अभी भी नंबर नहीं है, विशेषकर मेरे, तो इंग्लिश के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप नंबर नोट करें 9575482906। मैंने अब तक अपना नाम नहीं बताया, कोई शायद नहीं जानता हो, भूपेंद्र सिंह चौहान। और ये मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, तो हो सकता है कहीं कुछ कमी लगे आपको या नहीं भी लगे, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि क्या इसमें और सुधार किया जाए। ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसी के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए हमने ऐसा वीडियो बनाना ही बेहतर समझा ताकि उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।